साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ। गाज़ियाबाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो दिल्ली एनसीआर के बाद पहला ज़िला है और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है 2022 के बाद 2027 का जो विधानसभा चुनाव है तो गाज़ियाबाद से और गाज़ीपुर तक की बात होती है। पश्चिम गाज़ियाबाद से जो लहर चलती है वो पूर्वांचल गाज़ीपुर तक जाती है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से पूर्वांचल में मजबूत है, अखिलेश जी खुद मानते हैं कि पश्चिम में हम लोग उतने मजबूत हैं नहीं। और इस बार तो जो आरएलडी है, जयंत चौधरी जिसके मुखिया हैं, वो भी 2022 में इनके साथ थे, लेकिन इस बार वो साथ नहीं है। तो इस बार समाजवादी पार्टी कैसे पश्चिम का जो पूरा समीकरण है उसको बदलेगी और सीटें जीतने की कोशिश करेगी। अखिलेश जी की जो रथ यात्रा है सितंबर से वो भी प्रस्तावित है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो भी गाज़ियाबाद से शुरू होगी। रथ यात्रा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने 2012 में भी ऐसे ही निकाली थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। इस बार क्या माहौल है, क्या समीकरण है? भाजपा के लोगों पर अयोध्या में राम मंदिर चोरी के आरोप लग रहे हैं। उसके बाद जो छात्र नौजवान जो जेनजी है वो अपने हक अधिकार के लिए जंतर मंतर पर लड़ा। जो पार्टी कहती थी कि इस्तीफे नहीं होते हैं, उस पार्टी के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी लेते हैं जेनजी। ये तमाम जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी हैं, भाजपा इनसे घिरती हुई दिखाई दे रही है। इन तमाम मुद्दों पर और गाज़ियाबाद सदर सीट से कितनी तैयारी है, मेरे साथ मेरे बाईं तरफ आपके टीवी स्क्रीन पर जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या माहौल है और कितनी तैयारी है इनकी। विशाल वर्मा जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के 2022 में प्रत्याशी भी थे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गौरव जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आज के इस समय में सोशल मीडिया में एक बड़ा अच्छा आप हिसाब किताब रखते हैं। बड़ी अच्छी आपकी वैल्यू है, काफ़ी आपके फॉलोवर्स हैं और एक आम आदमी की आवाज़ को, एक समाजवादी की आवाज़ को, एक दलित वर्ग की आवाज़ को आप बड़ी शानदार तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य करें, इसके लिए आप ताली के पात्र हैं जी। क्या माहौल है? क्योंकि अगर समीकरण की बात करें तो पश्चिम में आप लोग थोड़े कमज़ोर हैं, जैसे अगर पूरब की बात की जाए तो इस बार क्या माहौल है? आरएलडी भी आपके साथ नहीं है, तो अकेले कितने मजबूत हैं आप? माहौल पहले भी बहुत शानदार था, अब बहुत ज़्यादा शानदार है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये पता है कि समाजवादी की ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के विकास की बात करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विकास पुरुष हैं, विकास की बात करते हैं और गाज़ियाबाद जैसी जगह में उन्होंने डेवलपमेंट के बहुत कार्य किए हैं। एक महिलाओं को हॉस्पिटल उन्होंने वो बनवाया था, सिंगल पिलर पुल है, वो हिंदुस्तान का पहला पुल उन्होंने गाज़ियाबाद में बनवाया था। लोगों को पता है कि अकेले आज के समय में अखिलेश यादव जी ऐसे व्यक्ति हैं जो समानतावाद की बात करते हैं। गाज़ियाबाद जैसी जनरल सीट से मुझ दलित को टिकट देकर उन्होंने अपनी शानदार सोच का परिचय दिया था। और आप बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, आज जो लहर है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी शानदार है, हर व्यक्ति परेशान है बीजेपी के क्रियाकलापों से। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र आज सबके सामने है। किस तरीके से, चाहे मंदिर की लूट का मामला हो, चाहे जेनजी का मामला हो, चाहे सरकारी नौकरी में धांधली का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, हर हफ्ता आप देखेंगे भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक आम नागरिक जो एक हमारे हिंदुस्तान का किसान है वो भी यूरिया खाद के लिए परेशान है, वो भी उसे ब्लैक में मिल रही है। नीट के पेपर लीक हुए, इसके अलावा पता नहीं कौन कौन से पेपर लीक हुए, बच्चों का भविष्य कहाँ से कहाँ ले गए। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन बोल देता हूँ, ये नौकरी देने के नाम पर कहते थे हम इतनी नौकरी दे रहे हैं, लेकिन आजकल के समय में नौकरी कहाँ दे रहे हैं। आजकल के समय में नौकरी दे रहे हैं केवल जात से जात को लड़ाने में, धर्म से धर्म को लड़ाने में। आप इनकी नौकरी देखिए, आपकी भावनाएं हैं, ठीक है, आप लोग किसी भी दल में जाएं, बजरंग दल में रहें, हिंदू दल में जुड़ें, लेकिन किसी दूसरे सामने वाले का व्यक्ति का अपमान तो ना करें। धर्म के नाम पर आज की तारीख में जो इन्होंने आतंक मचा रखा है, बस उससे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भर चुकी है और 27 के चुनाव में इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का निश्चय कर चुकी है। भाजपा अगर धर्म की बात करती है, धर्म के नाम पर वोट अगर मांगती है वो, तो उत्तर प्रदेश में अगर धर्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाए तो अयोध्या है। राम मंदिर का निर्माण, योगी जी, मोदी जी सारा क्रेडिट लेते हैं कि राम मंदिर बन रहा है भाजपा के उसमें। अयोध्या में चोरी हो गई है, राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी हो गई है, भारी लूट हुई है, तब क्या मामला है? अब
मैं जैसे कि मैंने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी जागरूक हो रही। रही धर्म की बात, तो धर्म, मेरा अपना मानना है, धर्म भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है। धर्म के सामने कभी भी रोजगार को नहीं लाना चाहिए, शिक्षा को नहीं लाना चाहिए। धर्म का आप नाम देकर रोजगार ख़त्म कर रहे हैं, शिक्षा को ख़त्म कर रहे हैं, ये गलत है और ये पब्लिक जान चुकी है। आपने पूछी चंदा चोरी वाली बात, ये कोई नई बात तो है नहीं, सामने पहली बार आई है। इससे पहले भी कई बातें आई, लेकिन उस समय मीडिया जो थी वो उतनी जागरूक नहीं थी। अब सोशल मीडिया जब से आई है तो हर चीज़ सब लोगों के सामने आ रही है। अब से पहले हमने कई सुना भी था, एक मंदिर के अंदर सोने की पत्ते उतरवा दी थी, किसी मंदिर के अंदर कुछ चढ़ावा गायब हो गया था, तो कई सुनी। कहीं हमने ये भी सुना कि 500 किलो चांदी के सिक्के छपाए थे, वो भी गायब हो गए, नकली चांदी थी। तो ये मंदिर आस्था का विषय भी है, लेकिन आजकल मुझे लगता है आस्था से ज़्यादा है ये चोरी का केंद्र बनता जा रहा है। बीजेपी की कुछ पॉलिसी होंगी, क्या होगी वो अपना सोच रहे होंगे, चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, शायद हो सकता है कुछ कमी पड़ रही हो कि यहाँ से ही ले लें। कई मंदिर मैंने सुन चुका हूँ इस बारे में। भावनाओं का ये जो समुंदर, जो पब्लिक की सोच होती है, जो धर्म में ज़्यादा आस्था रखते हैं, वो मंदिर पर जाकर सुख शांति ढूंढते हैं और वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं अपनी सुख शांति के लिए, लेकिन उसकी भी चोरी। तो इस पर अब क्या कह सकते हैं, तो पाप का घड़ा भर रहा है। अब तो राम जी के घर में ही चोरी हो रही है, तो चौकीदार ही चोर है, क्या कर सकते हैं। तो चौकीदार जिम्मेदारी कहाँ ले रहे हैं? तो चौकीदार ने आज तक जिम्मेदारी ली कहाँ है? चौकीदार हर चीज़ की जिम्मेदारी से भागे हैं। चाहे जैन जी वाला प्रोटेस्ट आप देख लें, इसमें भी जिम्मेदारी से भागे हैं। पेपर लीक में जिम्मेदारी से भागे हैं। कोई एक जिम्मेदारी हो आप बता दें। आज तक कभी किसी मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया, किसी पत्रकार को उन्होंने बोला कि प्रश्न है, प्रश्न कौन पूछता है? कोई फिल्म स्टार आकर पूछता है कि आप आम कैसे खाते हैं? क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस तरह के इंटरव्यू देंगे? तो जिम्मेदारी कहाँ है उनकी, आप बताएं। अच्छा, अगर आपके चुनाव की बात करें तो 2022 में आप समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े। आपने लंबे समय तक बसपा में काम किया, आप कोऑर्डिनेटर रहे, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास थी। 14 से 15 दिन का चुनाव था आपका पिछली बार का, बहुत समय नहीं मिला आपको। समाजवादी पार्टी जो 11,000, 12,000, 15,000 वोट लाती थी, ये आप जब चुनाव लड़े तो 45,000 वोट मिला। इस बार गाजियाबाद की सदर सीट थे, आपकी तैयारी है तो कैसी तैयारी है, और इस बार आप 45,000 के आंकड़े को कहाँ तक ले जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात, टिकट देना हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का काम है। अगर वो समझते हैं, मुझे इस लायक समझते हैं कि इस बार मैं गाजियाबाद से सीट निकाल सकता हूँ, तो मुझे टिकट देंगे और उनका जो आदेश होगा उसी का पालन होगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने मुझे गाजियाबाद से चुनाव लड़ाया तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार गाजियाबाद से हमारी सीट जरूर निकलेगी। गाजियाबाद के अंदर इस समय लगभग 3,54,000 वोट हैं और जिसमें से लगभग 1.25 लाख ऐसी हैं, 75,000 मुस्लिम है, बाकी सारे और सब बिरादरी के लोग हैं जो भी हमारे साथ हैं। तो आंकड़ा सही है, गणित बहुत ठीक है, लेकिन आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। उन्हें अगर मैं सुटेबल लगा, मुझे लड़ाएंगे तो बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे और सीट निकाल कर राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। भाजपा के पास आपके सायवाद में कैबिनेट मंत्री हैं सुनील शर्मा, उसके बाद आपके अतुल गर्ग हैं और तमाम जो नेता हैं गाजियाबाद में, 500 सीट भाजपा के पास है। चुनौती कितनी बड़ी है? सुनील शर्मा जी मेरे ख्याल से कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं शायद, और उन्हीं के क्षेत्र का एक मैटर है। 2022-23 की बात है, ब्रज बिहार में एक नाला जाता है जिसमें 8 कॉलोनियों का पानी गिरता है और कई हज़ारों लोग उस नाले से इतने परेशान थे। नाले के बाद उनके घर हैं जिसमें से गंदा पानी जाता है, गैस निकलती है, उनके AC पंखे वगैरह सब साल 1.5 साल में ख़राब हो जाते हैं। बहुत ही गंदा जीवन वहाँ के लोग जी रहे थे और वहाँ के लोग प्रयासरत थे कि समस्या का समाधान हो जाए। एक भारद्वाज जी हैं जिन्होंने इस मुहिम को बड़ी शानदार तरीके से उठाया और उन्होंने इवन राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु तक की मांग करी कि इसकी नाले की सफाई नहीं होती तो मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ। 500 बार से ज़्यादा वो नाले के अंदर उतरे पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी के माध्यम से वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अपनी समस्या बताई कि ये समस्या है। मैंने उसी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना के बारे में अवगत कराया कि कई हज़ार लोगों का जीवन प्रभावित है इस नाले की वजह से, और मेरे जैसे सूचना देते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत ही इस प्रश्न को विधानसभा में उठाया और वहाँ के जो नगर निगम के मंत्री हैं के शर्मा जी, उन्हें लेटर लिखा और फिर तुरंत कार्रवाई हुई। मात्र 2 दिन के अंदर ही एक नया टेंडर पास हुआ, पानी की व्यवस्था सही हुई। जो पानी गंगा जलाता था उसमें मिल जाया करता था, उस तुरंत अलग किया गया। इस सरकार में रहते हुए हमने काम कराए। वो जो वहाँ के विधायक हैं, उस नाले के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं इसकी नाले की ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि इस नाले के अंदर मछलियाँ तैरेंगी, पर लेकिन नाले की हालत आज भी इतनी बुरी है। अब तो जो रास्ते दिन से करा, पानी का सेपरेशन तो अलग हो गया, पुलिया वुलिया सब बन गई, लेकिन जो कई करोड़ का घोटाला उस समय हुआ था, उस समय डेवलपमेंट सही हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। और रही बात उनके कार्यों की, हमें तो दिखाई देता नहीं भी डेवलपमेंट का कोई कार्य दिखाई दे रहा हो। आज भी आप चले जाओ, बरसात का मौसम है, शहीद जो मेट्रो स्टेशन है
पाइप लाइन एक एरिया पड़ता है वहाँ पर, मार्केट है, पाइप मार्केट। आप अभी चले आओ 3-4 फुट पानी भर रहा होगा वहाँ पर। बड़ा क्षेत्र है, हाई राइज बिल्डिंग में लोग रहते हैं, अधिकतर व्यापार बाहर करते हैं, नौकरी बाहर करते हैं, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। वो लोग सिर्फ, मुझे लगता है, मेरी भावना है, मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, मुझे लगता है वो लोग सिर्फ शाम के समय आके, जैसे हम खाना खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, सिर्फ टीवी देखते हैं, गोदी मीडिया देखते हैं, और शायद उसी गोदी मीडिया की वजह से सही बात में निकल रहे। मेरा अपना ऐसा मानना है। काम तो मुझे उनको कोई दिखाई देता नहीं, और बाकी क्षेत्र थोड़ा सा अलग है। मेरा पूरा फोकस मेरी गाजियाबाद विधानसभा में रहता है। इस बार आरएलडी आप लोग के साथ नहीं है, अकेले हैं आप लोग, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? चवन्नी कभी बिक जाती है, बिक गई चवन्नी दम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? चवन्नी थी, चली गई। अब जिसके पास है चवन्नी, वहाँ क्या रूप दिखाएगी, वहाँ देखने वाली बात है। आरएलडी का यहाँ पे कहीं से कोई फ़र्क नहीं है। ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन इतना पता है कि जो उनके दादाजी थे, उनका जो हिसाब था, चौहे साहब का जो जलवा था, इन्होंने उसे मिट्टी में मिला दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का कोई नहीं समझता कि कोई फ़र्क पड़ेगा सरकार पे। अच्छा, एक और चर्चा हो रही है कि आरक्षण को ख़त्म करने की मुहिम चली है सोशल मीडिया पर। आप दलित समाज से आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण ख़त्म करने की मुहिम चला रहे होंगे कुछ लोग, मनुवादी सोच के लोग चला रहे होंगे। जो लोग चला रहे होंगे उन्हें पता होगा किस वजह से चला रहे हैं, कोई फंडिंग हो गई, कुछ जो भी सिस्टम एक्सवाइज चला रहे हैं, लेकिन वो क्यों चला रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए। आरक्षण ख़त्म होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे है, उन्हें ये भी सोचना चाहिए। और वो मैंने सुना कुछ लोग आर्थिक आरक्षण की बात कर रहे हैं कि आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। वो हमने देख लिया, अभी आर्थिक आरक्षण दिया गया है, EWS सुदामा कोटा जो दिया गया है, वो किसी दुनिया से नहीं छुपा हुआ है। जो जिनके माइनस में भी नंबर आ रहे हैं उनकी नौकरी लग रही है, तो मुझे लगता है और लोग कहाँ खा रहे हैं। आरक्षण तो वो लेने, आरक्षण जो सदियों पुराना आरक्षण है, आप कोई पूछे तो उनसे पूछिए, जो सदियों से आरक्षण चल रहा है वो उसे ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया उसे ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं कि बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को ख़त्म करना है, तो उसका मतलब हिंदुस्तान की हर महिला के वो अपमान की बात कर रहे हैं। जो महिला को सम्मान और संस्कार, जो सुविधाएँ बाबा साहब द्वारा दी गई, वो उसे ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं मजदूरों के लिए जो बाबा साहब ने व्यवस्था करी, वो उसे ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये कौन से सिस्टम को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं? वो क्या इसकी बात कर रहे हैं कि SC को रिजर्वेशन है, OBC को इतना है, EWS को कितना है, इसकी बात कर रहे हैं? या वो इसकी बात कर रहे हैं कि मंदिर में इतना आरक्षण है, मंदिर में 100% ब्राह्मणों का आरक्षण है, वहाँ पूजा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। लेकिन जैसे साउथ के अंदर वो मुख्यमंत्री थे ना एक, उन्होंने रिजर्वेशन ही चेंज कर दिया मंदिरों के अंदर। उन्होंने पढ़े लिखे व्यक्ति जो शिक्षा हासिल कर लेते थे कोटे की, इसकी पढ़ाई की, मंदिर के अंदर पूजा पाठ की, उन्होंने वो पूजा पाठ कराई वहाँ पर, उन्हें एडमिट करा, जिसमें अधिकतर OBC के लोग हैं। तो उन्होंने शिक्षा को सर्वोपरि रखा। आज आप पूछ लें, मैं क्या गाजियाबाद के अंदर कई लोग मैं देखता हूँ, घरों के अंदर जितने संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार भी हुआ या किसी घर में बच्चा हुआ, तो अधिकतर एक माहौल गाजियाबाद में नया चल रहा है कि भाई किसी आदर्श समाजी को बुलाओ, क्योंकि वो जो ये मंत्र वगैरह बोलते हैं बहुत शानदार तरीके से बोलते हैं, वो आजकल बचते हैं ब्राह्मणों को बुलाने से भी। तो इनको पहले क्लैरिफाई होना चाहिए कौन सा आरक्षण ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। शुक्रिया। कांवड़ यात्रा शुरुआत हो रही है, लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आधे सारे DM के स्कूल नहीं, प्राइवेट कॉलेज सब बंद होंगे। चलिए, देखिए, सड़क का मुद्दा है, कोई घटना घट सकती है, ये तो अच्छा फैसला है कि स्कूल बंद होने चाहिए। लेकिन मेरा एक निवेदन और भी है कि जो स्कूल बंद हो रहे हैं, इसके साथ साथ सड़क के पास 2-3 किलोमीटर के दायरे तक जितने शराब के ठेके हैं वो बंद कर दिए जाएं। उसके अलावा जो नशे की अन्य सामग्री हैं, सिगरेट, बीड़ी, गांजे पांजे जो भी होते हैं XYZ, उन सब की भी कठोरता से बंद किया जाए कि उसका भी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है यात्रा पर। वो भी सरकार समझदारों से पता है कि इनका क्या परिणाम होता है, तो वो भी बंद करने चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये मेरे साथ थे विशाल वर्मा जी, इनसे बातचीत हुई, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम लोग इस बार बहुत मजबूत हैं और समाजवादी पार्टी इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा करेगी, और अगर पार्टी मुझे गाजियाबाद सदस्य अगर उम्मीदवार बनाती है, चुनाव लड़ाती है, तो मैं इस बार और मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। इन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण जो है, जो लोग भी आरक्षण को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं, वो क्या जो कई हज़ारों साल से आरक्षण एक व्यवस्था के तौर पर, वर्ण व्यवस्था के तौर पर चली आ रही है, उसको ख़त्म करने की बात करें कि जो संविधान में संघर्ष के बाद, लड़ाई के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया, उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। आप समझिए, मंदिरों में 100% आरक्षण है, पुजारी कौन बनेगा आपको पता है। उसके बाद तमाम जगह अगर कहें आप, तमाम
यूनिवर्सिटीज़ में जो कुलपति हैं उनकी लिस्ट निकाल के देखिए कौन लोग हैं वो। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी में भर्तियाँ होती हैं तो कौन लोग आते हैं वो, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे बांदा का किसी विश्वविद्यालय हो, उनमें कौन लोग हैं आप वो देखिए। EWS का कोटा जो है वो रातों रात आता है, लेकिन आप लोग जो है आखिर आरक्षण ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये जो व्यवस्थाएं हैं उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, या सिर्फ जो डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान है उसमें आ रहा जो आरक्षण है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हालांकि भाजपा में जो मंत्री हैं रामदास अठावले, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आरक्षण किसी माई के लाल में दम नहीं है कि जो आरक्षण को ख़त्म कर देगा और आरक्षण की तरफ उंगली उठा करके देखेगा। जो भी करेगा वो देशद्रोही है, उसके खिलाफ भाजपा की सरकार सख्त एक्शन लेगी। बाकी आप लोग ध्यान रखिए। नमस्कार।